ओपन कॉन्वर्सेशंस द वोक एरा। नमस्ते। वोक एक ऐसा शब्द है तो एशिया में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की वजह से पॉपुलर हो रहा है। सही में इसका अर्थ क्या है और इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये जानते हैं हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर हिमांशु वैद्य जी से। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, वोक शब्द कैसे ऊपर आया, क्या है ये? शब्द तो पुराना है। ये एक जिसको कहते हैं अपभ्रंश कहते हैं शब्द का, कि कोई शब्द एक प्योर फॉर्म में होता है और जब रोज की बोलचाल में कलोक्युअल फॉर्म में आता है तो भ्रष्ट हो जाता है। तो उस तरह का जो एक्चुअल शब्द है वो है अवेक, और वोक जो है उसका एक कलोक्युअल काउंटर पार्ट है कि बी वोक मतलब बी अवेक। और उसका कंटेक्स्ट ये है कि बी अवेक, बी विजिलेंट, बी अवेयर अबाउट द सोशल इनइक्वालिटी, अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, अबाउट ऑपरेशन। और ये जो पूरा है ये पूरा अमेरिका के रेशियल कंटेक्स्ट में है, कि वहां पे जो ब्लैक एंड व्हाइट का प्रॉब्लम है, जो रेस का प्रॉब्लम है, उसके कंटेक्स्ट में आया था। कि पहले कुछ गानों में इसका उपयोग हुआ, उसके बाद कुछ राइटिंग्स में उपयोग हुआ। ऑलमोस्ट 1923 से चल रहा है ये। एक एंट्री तो एक्चुअली 18th सेंचुरी की भी है जहां पे कहते हैं कि इस शब्द का प्रयोग हुआ, बट लार्जली जो कंसेंसस है वो अराउंड 1923-25 के आजू बाजू। और तब वो एक कॉइन हुआ वर्ड, और पहले आर्ट में था। जो वहां के जो ब्लैक सिंगर्स गाया करते थे उसमें ये वर्ड का प्रयोग होता था, और धीरे धीरे वो फैलने लगा। और जब माइकल ब्राउन का डेथ हुआ, जो बहुत ही पॉपुलर हुआ कुछ सालों पहले, तब एक ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट चली थी। और जब ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट चली तो ये वोक शब्द पॉपुलर हो गया। और उसके बाद वोक वर्ड जो है वो धीरे धीरे फ्रॉम बीइंग अवेक एंड अवेयर अबाउट द रेस डिस्क्रिमिनेशन एंड द रेस सफरिंग, वहां से निकल के एक बहुत बड़ा वर्ड हो गया जहां पे मीनिंग्स ऐड होते हैं। और फाइनली ये हुआ कि वोक के अंदर जो रेशियली डिस्क्रिमिनेटेड है वो, जो फेमिनिस्ट है वो, जो एलजीबीटीक्यू वाले हैं वो, और जो कम्युनिस्ट है वो, जो एनवायरमेंटलिस्ट है वो, और इवन जो जिहादी है वो, ये सब इकट्ठा होके एक अम्ब्रेला, क्या कहते हैं, अम्ब्रेला ग्रुप बन गया, एक अम्ब्रेला कन्फेडरेशन बन गया। और उसको फिर एक वोक कहा गया बिकॉज इट एक्वायर्ड अ स्पेसिफिक फ्लेवर इन टर्म्स ऑफ एक्टिविज्म एंड इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स। तो फिर जो वोक है वो बिल्कुल अलग तरीके से उसको उपयोग में लाया गया। तो एक्चुअली ये है कि एक तरफ से तो ये ब्लैक लाइव्स मैटर की मूवमेंट थी, तो एक करंट वो चल रहा था। दूसरा करंट फेमिनिज्म का चल रहा था। तीसरा करंट होमोसेक्सुअलिटी एलजीबीटीक्यू का चल रहा था। चौथा करंट कम्युनिज्म का चल रहा था, जो कि कम्युनिज्म के डिफीट के बाद दे एक्चुअली केम बॉइल्ड इट डाउन टू कल्चरल मार्क्सिज्म, कि द पॉलिटिकल मार्क्सिज्म वाज डेड बट द कल्चरल मार्क्सिज्म वाज अलाइव। सो वो कल्चरल मार्क्सिज्म जो था वो, और ये सब, और एक तरफ वो जिहादी कंपोनेंट था, ये सब मिलके एक वोक मूवमेंट बन गई। और वोक मूवमेंट का जो थियराइजेशन था वो उन लोगों ने किया जो पहले फेमिनिज्म का थियराइजेशन कर रहे थे यूनिवर्सिटीज में। और फेमिनिज्म के बाद उन्होंने उसमें एलजीबीटीक्यू ऐड किया, फिर उन्होंने उसमें रेस ऐड किया, और एक क्रिटिकल रेस थियरी नाम से शुरू किया। और क्रिटिकल रेस थियरी जो एक रेस के ऊपर थी, उसके अंदर ये जो फेमिनिस्ट थियरी थी और जो एलजीबीटीक्यू थियरी थी, ये सब कुछ उन्होंने ऐड कर दिया और कल्चरल मार्क्सिज्म का उस पर तड़का लगाया। और ओवरऑल जो लेफ्टिस्ट एकेडमिशियंस थे उन्होंने वोक के नाम पे इन सबको ज्वाइन कर दिया। और इनको जो एक ग्लू देने वाला जो चीज था, जो इसका फ्रंट था, वो फ्रंट था जेंडर स्टडीज।
और जेंडर स्टडीज के अंदर उन्होंने ये कहा कि जो जेंडर्स हैं, मेल और फीमेल, दे आर असाइन्ड एट बर्थ, दे आर नॉट इनबॉर्न, कि दे आर सोशल कंस्ट्रक्ट्स, कि the sex and the gender are two different things. You may have a male body but you can think of yourself as a woman and so on. तो उसके वहां से शुरू किया उन्होंने कि सेक्स इज नेचुरल बट जेंडर इज असाइंड, इट्स अ सोशल कंस्ट्रक्ट। और वहां से जो शुरुआत हुई तो उसके बाद जेंडर फ्लूइडिटी पे आए, और फिर उन्होंने कहा कि दिस नथिंग लाइक अ फिक्स जेंडर एंड आइडेंटिटीज आर कंप्लीटली फ्लूइड। और वहां से जो शुरुआत हुई उनकी, वो शुरुआत होके फिर धीरे धीरे उन्होंने इस चीज को इतना थियराइज किया और पॉलिटिकल पावर ग्रैब किया, और उसके बाद एक अलग ही उसका प्रोसेस शुरू हो गया वोकिज्म का। और उन्होंने फिर जो हाउ टू लुक एट द पर्सन हु बिलोंग्स टू टू डिफरेंट ग्रुप्स, के जैसे कोई ब्लैक वुमन है और वो लेस्बियन भी है, तो उन्होंने कहा कि इसको तो डबल परसिक्यूशन आएगा, कि एक तो ब्लैक होने की वजह से परसिक्यूशन है और लेस्बियन होने की वजह से परसिक्यूशन है। तो इसको उन्होंने कहा इंटरसेक्शन, कि ये डबल परसिक्यूशन है इस आदमी के ऊपर, तो ही इज एट द इंटरसेक्शन। तो उन्होंने फिर इंटरसेक्शन का कंसेप्ट लिया, और उसके बाद उन्होंने ये किया कि धीरे धीरे से पहले एकेडेमिया को कंट्रोल किया। एकेडेमिया के बाद उनका जो होमोसेक्सुअल और लेस्बियन जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन था ग्लोबल, उसके थ्रू फिर हॉलीवुड के अंदर गए, फिर मीडिया को कंट्रोल किया, और फिर स्कूल के बॉडीज को कंट्रोल किया। और ये सब कंट्रोल करने में उनके जो सबसे स्ट्रॉन्ग गॉडफादर्स थे वो थे हिलरी क्लिंटन और ओबामा। और वो इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि उनको जो कंट्रोल करने वाला डीप स्टेट था, जो कि एक्चुअली अमेरिका और अमेरिका के थ्रू काफी दुनिया को कंट्रोल करता है, वो डीप स्टेट के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलजीबीटीक्यूए वाला लॉबी था, होमोसेक्सुअल लेस्बियन ट्रांस लॉबी था। और क्योंकि वो लॉबी था तो उन्होंने हिलरी क्लिंटन और ओबामा को लाया, और इन्होंने फिर ये जो जेंडर लॉबी थी, इनको जो वोक लॉबी थी, इनको पूरे एकेडेमिया पे कब्जा कर दी थी। और उस पॉलिटिकल पेट्रोनेज की वजह से ये हुआ कि पहले यूनिवर्सिटी कैप्चर हो गई, उसके बाद स्कूल के बोर्ड्स कैप्चर हो गए। जब स्कूल के बोर्ड्स कैप्चर हुए तो स्कूल का करिकुलम बदल दिया। जब करिकुलम बदल दिया तो फिर उन्होंने लॉज पास किए, और जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे और जो टीचर्स पढ़ा रहे थे, वो सब टीचर्स वोक आ गए, और स्टूडेंट्स के अंदर ये जेंडर बात शुरू कर दी। और वहां पे प्यूबर्टी ब्लॉकर, सेक्स चेंज, ये 14 साल, 15 साल, 16 साल की उम्र में शुरू हो गए। और एक जिसको हम पूरा पागलपन कह सकते हैं, वो एक शुरू हुआ। और हमको तो पता ही नहीं था इंडिया में। वी शुड बी थैंकफुल टू राजीव मल्होत्रा, कि उनके एफर्ट्स की वजह से हमको पता चला कि वोक मूवमेंट नाम की कोई मूवमेंट है वर्ल्ड में, और वो अभी इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज को फंड करना शुरू कर दिया है, और यहाँ तक कि यहाँ के एनसीईआरटी में घुस गए थे, हमारे यूजीसी के स्ट्रक्चर में घुस गए थे, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल सोनिया गांधी की थी उसमें घुस गए थे, और यहाँ पे राहुल गांधी के थ्रू पॉलिटिकल पार्ट में घुस रहे थे, बिकॉज वो भी उन्हीं ग्रुप्स को बिलोंग करते थे। सो ये जो सिस्टम था वो शुरू हो गया, और ये इतना अ, ज्यादा हो गया कि सब पेरेंट्स हुआ कंजर्वेटिव, वो पेरेंट्स से सोचने लगे कि अब तो हम होम स्कूलिंग ही करवाएंगे, क्योंकि अगर स्कूल भेजेंगे तो वहां पे तो अगर कोई स्कूल में बातें की जाती है जेंडर चेंज की, अगर बच्चा आके घर पे कहता है और माँ बाप अगर उसको विरोध करते हैं तो माँ बाप जेल में चले जाए। इस तरह का एक जो पागलपन था लॉस के अंदर, वो वहां पे आ गया था। कि हमको ये वोक मूवमेंट एक बात तो बताती है कि ह्यूमन सोसाइटी किसी भी पागलपन की हद तक एक मास लेवल पे जा सकती है। ऐसा कोई भी बॉटम नहीं है कि जिसको ब्रीच करके हम और नीचे नहीं जा सकते। सो दिस इज हाउ द वोक मूवमेंट एक्चुअली गॉट एस्टैब्लिश्ड। तो फिर ये टर्निंग पॉइंट आया कैसे है? ये टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो कहते हैं कि दाल में इतना नमक डालो कि दाल खा सको। कोई भी चीज लिमिट से बाहर जब हो जाती है तो उसका कोई रिएक्शन आता है या उसके कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। तो ये जो चीनी बॉटल से बाहर चला गया था,
उसमें ये हो गया कि एक तो पहला तो कुछ टाइम तक ऑलमोस्ट 60% ऑफ द यूएस गॉट कन्विंस्ड एंड 60% ऑफ द वेस्ट गॉट कन्विंस्ड कि इसमें कुछ बुराई नहीं है, कि दिस इज वन मोर एक्सटेंशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। कि अगर किसी दिन उठ के मुझे लगता है कि आई एम अ पर्टिकुलर जेंडर, तो व्हाई शुड एनीबॉडी एल्स हैव अ प्रॉब्लम? आई विल लिव माय लाइफ द वे आई वांट। तो ये जो है कि एवरी डे आई कैन लिव अ न्यू लाइफ एंड आई कैन हैव अ सोसाइटी व्हिच इज ओके विद दिस थिंग। तो ये एक, पहले तो उनको लगा कि ये एक फ्रीडम है, कि दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द मार्च ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। धीरे धीरे जब वो लोग आगे गए तो उनको पता चला कि ये मूवमेंट तो कोई और ही टर्न ले रही है, और ये मूवमेंट जो टर्न ले रही है वो तो बिल्कुल एक साइकोटिक टर्न है। तो धीरे धीरे लोगों के अंदर ये बात शुरू हुई कि ये कोई इंडिविजुअल लिबर्टी की मूवमेंट नहीं है, ये तो एक, क्या कहते हैं जिसको, एक फ्रेजाइल नार्सिसिस्ट का एमॉर्फस अनडिरेक्टेड रेंज है चारों तरफ, कि कोई भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है उसको गिराओ, हर ट्रेडिशन का विरोध करो विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ इट, कि ऑल दैट एग्जिस्ट जस्ट टीयर इट डाउन। एंड व्हेन यू टीयर डाउन द एग्जिस्टिंग, उसका अल्टरनेटिव क्या है? तो वो कुछ नहीं है। सो यू वांट टू ब्रिंग डाउन एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन ट्रेडिशन, बट यू डोंट हैव एन अल्टरनेटिव टू ऑफर। सो धीरे धीरे जब लोगों को ये पता चला, तो एक तो लोगों के अंदर एक रिजर्वेशन खड़ा हुआ कि ये जो कह रहे हैं, हम फिलोसॉफिकली इनको डिबेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो थॉट्स की और लैंग्वेज की स्किल नहीं है कि इनको हरा पाए, बट इंट्यूटिवली हमको पता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। और वो बात आज भी है कि आज भी ये जब डिबेटिंग सर्किट में आते हैं तो ज्यादातर जो कंजर्वेटिव साइड से लोग हैं वो डिबेट नहीं कर पाते हैं लोग, although they know intuitively and by practice ke what they are saying is wrong and what we are saying is true, but how to prove the true to be true by arguments, that is where they fall short, and that is because they are not well versed in practice and in philosophy। तो पहले ये शुरू हुआ कि मास में रिजर्वेशन हुआ, उसके बाद कुछ साइकोटिक उन्होंने स्टेप्स लिए, जैसे उन्होंने ये कहा कि पूरा खेल ऑपरेसर और द ऑपरेस्ड का है, कि हर सिचुएशन में, हर ह्यूमन इंटरेक्शन में एक पावरफुल है और एक पावरलेस है, और एक ऑपरेस कर रहा है, दूसरा ऑपरेस हो रहा है। और ये जो सिचुएशन है ये डिमांड करती है कि जो ऑपरेस्ड है उसके लिए कुछ किया जाए, एफर्मेटिव एक्शन। और एफर्मेटिव एक्शन में इन्होंने ये किया कि एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैलिफोर्निया में किया कि एक लिमिट हम्म। रखी, $10 या $50 या ऐसे कोई, कि इतने तक की कोई भी चीज मॉल से उठा के आप बिना बिल भरे जा चले गए तो आपको चोर नहीं कह सकता, आपको रोक भी नहीं सकता, क्योंकि वो सोशल जस्टिस है, कि वो इतना डिनाइड है कि वो $10 का भी चीज बिना पे किए जा रहा है, तो किसी को अच्छा नहीं लगता ऐसा करने का। अगर वो कर रहा है तो वो मजबूर है, और उस मजबूरी का रीजन सोसाइटी है। हम्म। तो ये जो था कि सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉटम ऑफ द सोसाइटी एंड दे हैव प्रिविलेज टू टेक बैक फ्रॉम द सोसाइटी व्हाट इज डिनाइड टू देम ड्यूफुली। तो फिर धीरे धीरे ये शुरू हुआ, तो फिर लोगों ने वहां पे मॉल बंद करने शुरू कर दी, बिकॉज जब सबको पता चला कि इस तरह से पॉसिबल है, तो जिनके पास पैसे थे उन्होंने भी शुरू कर दिया। तो ये एक कॉमन सेंस की बात है कि इस तरह की चीज नहीं चल सकती है ह्यूमन नेचर के हिसाब से। तो उन्होंने वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए। सेम चीज उन्होंने कॉर्पोरेशन के ऊपर कर दी, कि हर कॉर्पोरेशन के अंदर जेंडर पॉलिसी, जेंडर जस्टिस, डाइवर्सिटी, इक्वालिटी इनिशिएटिव, ये सब शुरू किया। तो जब मेरिट को आप साइड कर दोगे और नॉन मेरिट बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को भरोगे, तो प्रोडक्टिविटी तो कम होनी ही होनी है। तो उसके बाद जब प्रोडक्टिविटी कम हुई, तो धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशंस ने उन स्टेट से शिफ्ट करना शुरू कर। तो जिन स्टेट्स में जेंडर मूवमेंट थी वहां से शिफ्ट होके वहां चले गए जहां जेंडर का प्रॉब्लम कम था। तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, वहां के स्टेट, रियल स्टेट के प्राइस गिरने लगे। और फिर दूसरा उन्होंने किया इमिग्रेशन का, कि द ऑपरेस्ड आर द सेम एवरीवेयर एंड वी शुड नॉट अलाउ द प्रिविलेज्ड टू डिवाइड द ऑपरेस्ड एंड रूल देम। तो इससे उन्होंने इमिग्रेशन के दरवाजे खोल दिए, वहां से क्राइम और ड्रग्स बढ़ गया।
और जो वेज रेट्स थे वो कम हो गए। उसके बाद जिहादी लोग आ गए कि दे आर फेनेटिक बिकॉज दे डिड नॉट गेट गुड एजुकेशन, बिकॉज दे वर ऑपरेस्ट एंड द प्रिविलेज टुक अवे एवरीथिंग। तो जिहादी लोग आ गए अंदर। तो ये जब कॉकटेल पूरा खड़ा हुआ तो लोगों को पता चला कि ये तो पागलपन है पूरा। तो तब धीरे धीरे एक एंटी वोक चीज शुरू हुई, लेकिन फिर भी पावर उनके हाथ में था। तो जब तक डीप स्टेट के अंदर डीप स्टेट के एक पार्ट को क्लियरली नहीं दिखाई दिया कि ये पूरा पागलपन है और ये तो यूएसए को भी और पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा, तब डीप स्टेट के अंदर दो पार्ट्स हुए। और जो वो पार्ट था उसको कंजर्वेटिव रियलिस्टिक पार्ट ने बिल्कुल हरा के साइड कर दिया। और जब डीप स्टेट के अंदर कंजर्वेटिव विक्ट्री हुई और सोसाइटी में वो रिबेलियन चल रहा था, थोड़ा सा रिबेलियन तो नहीं कहना चाहिए, रिजर्वेशन चल रहा था, तब ये दोनों का इकट्ठा होकर उसका रोल बैक शुरू हुआ। और रोल बैक शुरू होने में डीप स्टेट ने ये किया कि सबसे पहले जो वो एजेंडा था, जो प्राइड परेड्स हो रही थी पूरी दुनिया में, उसका फंडिंग कट कर दिया। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर उन लोगों को प्रमोट किया जो अगेंस्ट वोक थी। धीरे धीरे एक एंटी वोक फिलोसॉफिकल नैरेटिव अनलीश किया और एकेडेमिया में उन लोगों को पावर देना शुरू किया जो नॉन वोक थे। और जो वोक थे उनके जो मटेरियल था ब्लैकमेलिंग का, उससे उन लोगों को चुप करवा दिया और एक रोल बैक प्रोग्राम शुरू किया। और इसी प्रोसेस में उन्होंने एक दो गवर्नमेंट्स को चेंज कर दिया यूरोप में, और यूएसए में ट्रम्प को ला दिया, और जो क्लिंटन ओबामा जो पूरा गैंग था उनको साइलेंस कर दी। तो ये सब उनका चला। और एक इंपॉर्टेंट चीज थी उसके अंदर कि वोक मूवमेंट ने यूएस आर्मी में भी वोक मूवमेंट शुरू कर दी थी कि आर्मी की जो भर्ती है वो भी जेंडर बेसिस पे की जाए, डाइवर्सिटी बेसिस पे, कि कुछ होमोसेक्सुअल्स हो, कुछ लेस्बियंस हो, कुछ ट्रांस हो, चाहे वो फिजिकली सबसे फिट ना हो। तो आर्मी के अंदर ये वोक पार्टी शुरू हो गई थी। और फिर वो हुआ कि द यूएस आर्मी फाउंड इटसेल्फ कंप्लीटली इनकेपेबल ऑफ एक्चुअली फाइटिंग टफ वॉर्स। बिकॉज अगर आपकी आर्मी का 25% वोक क्राइटेरिया पे रिक्रूट हुआ है और फिजिकल हार्डन्ड और मेंटली हार्डन्ड क्राइटेरिया पे रिक्रूट नहीं हुआ है, तो वो आर्मी कैसे फाइट कर सकती है? तो आर्मी मतलब प्राइड परेड करे और फाइट ना कर सके तो वो आर्मी किस काम की? वो तो एक सेरेमोनियल आर्मी हो गई। तो उस तरह की सिचुएशन वहां पे आई। और उसके बाद उन्होंने लास्ट काम ये किया था वोक ने कि DSM-5 को चेंज करवा दिया। कि अगर आप अभी देखो तो एक नया एडिशन है DSM-5 TR, DSM-5 के बाद, जो बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि उसमें कुछ खास है नहीं। लेकिन उन्होंने जेंडर सेंसिटाइज करने के लिए DSM-5 की लैंग्वेज को काफी चेंज करवा दिया। उनका अल्टीमेट गोल ये था कि अगर कोई भी एंटी वोक बात करता है तो उसको वोक फोबिया के नाम पे मेंटली सिक डिक्लेयर कर दिया जाए। सो दे वर ट्राइंग टू यूज साइकेट्री एंड मेडिसिन टू यूज अ वॉर टू विन अ वॉर ऑफ आइडियोलॉजी। सो ये उनका फाइनल वो था। लेकिन विथ ट्रम्प विक्ट्री and with decline in productivity in USA in UK and Germany, कि वहां पे ऐसे वो लोग भर्ती हो गए हैं कंपनीज में क्योंकि काम ही नहीं करना चाहते। जैसे इलॉन मस्क ने जब ट्विटर को टेक ओवर किया तो दैट वाज बिकॉज ऑफ द डीप स्टेट। डीप स्टेट फाइनेंस्ड एंड फैसिलिटेटेड the takeover of Twitter by Elon Musk, and the first thing he did was to fire 75% of people who were hoax. तो इस तरह से वो रोल बैक उनका शुरू हुआ और रोल बैक काफी हद तक हो गया है। और अगले 3 साल में हम देखेंगे पूरे दुनिया में एक डी वोक मूवमेंट, और स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में और यूएसए में बहुत ही स्ट्रांगली की जाएगी। और कई लोगों को तो जेल भी भेजा जाएगा फॉर स्पॉइलिंग द मेडिकल लाइफ ऑफ चिल्ड्रन बाय गिविंग देम puberty blockers or by getting into reassignment sex change operations. In some of the countries, the therapist was given 3 sessions to find out whether the person needs a sex reassignment or not. 3 सेशन में थेरेपिस्ट क्या करेगा?
मैं तो 3 साल से पहले ऐसा डिसीजन भी न लूं कभी कि किसी को जरूरत है कि नहीं, तो इतना बड़ा क्वेश्चन है। तो जो हम 3 साल में डिसीजन लेने में घबराते हैं, उन्होंने लॉ कर दिया कि 3 में आपको करना है, और अगर नहीं करते हो तो एक लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि व्हाई आर यू कमिंग इन द वे, कि आर यू ट्रांसफोबिक। इनफैक्ट कोइंसिडेंटली मुझे कल ही एक कोर्स का वो आया प्रपोजल, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए थेरेपिस्ट चाहिए, साइकोलॉजिस्ट चाहिए, तो वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ कोर्स, सो वी कैन सी along with this Trump victory now they are establishing such courses where people are equipped to cure it, while otherwise they were trying to establish, आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो वहां पे आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज शी, आई आइडेंटिफाई, normal even LinkedIn की प्रोफाइल पे people had started putting this, identify myself as he, she, it, whatever. In fact, kal I bumped into one of the reels where this there was a person, now I will also call a person, who was dressed up in a very confusing way and had meant and was mentioning that I was born as MB genitalia, matlab dono, so I am a parent and I have given a birth because, and I'm the sole parent क्योंकि मेरे पास दोनों थे, and now my child identifies itself as a cat, so my child meows and I give them the food which is appropriate for cat and humans both, and there were series of people responding to that. तो ये जो पागलपन है कि अ, बच्चे की इमेजिनेशन और एडल्ट के प्रेफरेंसेस, इनको एक स्टेबल एंड्योरिंग जेंडर का नाम दे देना। जैसे मुझे भी कई बार एक क्वेश्चन आया है कि आर यू एलजीबीटीक्यू फ्रेंडली, और मैं उनको पूछता हूँ कि व्हाट डज इट मीन, Exactly. कि बिकॉज इट कैन मीन लॉट ऑफ थिंग्स सम ऑफ विच यू डोंट वांट टू हियर। सो जब मेरे पास कोई होमोसेक्सुअलिटी की बात आती है, आई वुड लुक एट इट बोथ वेज। वन, कि इन टर्म्स ऑफ ओरिएंटेशन फ्रीडम एवरीवन शुड हैव इट एंड देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, but two, psychoanalytically, we have to examine whether that is natural or it is defensive. Or it's a pathology driven. हाँ, वही कि पैथोलॉजी ड्रिवन, मतलब इट्स अ डिफेंसिव एलिमेंट। पैथोलॉजी ड्रिवन, लेट मी से दैट्स अ बेटर वर्ड, कि इज इट नेचुरल और इज इट पैथोलॉजी ड्रिवन? बिकॉज इफ इट इज पैथोलॉजी ड्रिवन, then the course will be that we have to look at the pathology as a problem to be solved and solve those reasons because of which the person has taken a counter biological stance, set the person free of the pathology, and then allow the person to choose whatever he chooses. Absolutely. Then, if he chooses not conventional path of life, then it is his freedom and I am friendly to it. But if he says, from the word go, accept that everything is natural and there cannot be a pathological homosexuality, that I am not prepared to accept. On that point, I would still go by the old Freudian element that there can be, just as there can be a natural homosexuality, there can be a pathological or a defensive homosexuality. And if it is pathological or defensive, then the element of healing definitely comes. If it is natural, there's nothing to be healed, separate issue altogether. But if it is pathological and defensive, there is a healing process of setting the man free and then allowing him to choose. And that would be a real free choice, not the one at the moment under the pressure of pathology or defense. So, ये है कि this is one extreme. Orientation assigning to gender still can be little confusing and it can be explored. While during this era of wokeism, there have been people, there was very famous news channel who was debating on it, and they gave an example. What if a 5-year-old gets up and say that I feel like a 21-year-old, so I can get married and I can be driving on the roads, and vice versa, a 45-year-old man identify itself as a baby. So now this is so next level. It is worse than psychosis. That is the difficulty, na, कि that is where I say कि we need two more terms in DSM, woke personality disorder and woke psychosis. Absolutely. कि ये तो bizarre behavior है, हाँ, बहुत ज्यादा बिजार हो गया। bizarre है, और इसका और bizarre behavior qualifies for schizophrenia. I mean psychosis and schizophrenia both. Psychosis. At least psychosis it qualifies. अगर 6 month चलता है तो of course वो schizophrenia में चला जाएगा. But इसका रूट ये है कि
वी विल सी द फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट ऑफ इट। एंड उसका हम्म। एक कंपोनेंट ये है कि इफ आई फील समथिंग टू बी ट्रू, इट इज ट्रू, आई डोंट नीड एनी एविडेंस आउटसाइड ऑफ व्हाट आई फील। माई फीलिंग समथिंग इज इनफ एज एन एविडेंस। इफ आई फील आई एम अ कैट, इट्स इनफ ऑफ एन एविडेंस कि आई एम अ कैट। अब ये तो क्या है कि यू आर आस्किंग कि id should be ruling the mind without any ego or super ego. This is pure psychosis. कि Absolutely. whatever I feel is true, I don't need any thinking from my side or any thinking from somebody else. If I feel I am a cat, so I got across somebody who said I feel I am a cat, तो मैंने कहा उसकी मम्मी को, ठीक है, उसको जिंदा माउस दे दो और बोलो कैट जिंदा माउस को पकड़ के खाती है बिना किसी के चीज के, आप भी खाओ पकड़ के। इफ यू आर रियली अ कैट, टेक दैट थिंग। अब जब जिंदा माउस को पकड़ के कच्चा खाने की बात आती है तब तो आप पलट जाते हो कि नहीं, ह्यूमन अप्रोप्रिएट फूड चाहिए। तो वो जो चीज है कि ये तो पूरा का पूरा एक बिजार बिहेवियर है कि आप थर्सडे को कहो कि आई एम अ कैट और सैटरडे को कहो कि आई एम अ डॉग। और ये क्या है कि But but when you say this, at the same time, I'm getting in touch with, if 10 people start doing this bizarre behavior, there is some uh, element of psychosis जो एक्टिवेट होता है मासेस की वजह से, करेक्ट, कि मतलब अगर 50 ने कर दिया तो फिर बाकी भी कर ही देंगे फॉर श्योर। ट्रू। सो इसमें क्या है कि वंस यू लेट लूज इमेजिनेशन विदाउट रीजन एंड यू से कि माय फैंटेसी कैन बी फ्री विदाउट माय रीजन एक्सरसाइजिंग अपॉन इट, एंड देन आई विल बी वन विद फैंटेसी एंड डू व्हाटएवर आई लाइक, ये तो एक ईद को खुला छोड़ देने वाली बात है कि आदमी को डिजायर तो कुछ भी हो सकती है, फैंटेसी तो कुछ भी हो सकती है। नहीं? अगर फैंटेसी के आगे आप ईगो सुपर ईगो के कस्टम ऑफिसर को ना बिठाओ कि कौन सी फैंटेसी को ऊपर जाने देना है, और दूसरा कस्टम ऑफिसर कहे कि किसको एक्शन में लाना है या नहीं लाना है, आप ये दो कस्टम ऑफिसर को निकाल दो और ईद को पूरा ही हाईवे दे दो, टोल फ्री हाईवे, तो वो तो इट्स एन इन्विटेशन टू साइकोसिस। और वही हुआ है कि वहां पे जो एक इंडिविजुअल फ्रीडम है दैट हैज गॉट कंफ्यूज्ड विद बिजार बिहेवियर एंड साइकोसिस, कि इफ यू रिमूव ईगो एंड सुपर ईगो तो ईद तो कुछ भी कर सकता है। ईद तो कल आपको कहेगा कि लोहा काट के खाओ, तो क्या आप लोहा काट के खाओगे? फैंटेसी तो कुछ भी आ सकती है कि आई एम एन आयरन मीटिंग, आई एम एन आयरन ईटिंग मैन, तो क्या करोगे? दांत से लोहा काट के खाओगे। परसों आएगा आई एम अ वुड पैकर, तो आप क्या जाके दांत से पेड़ काट के खाओगे? तो ये जो बात, डीएसए में तो उसके लिए भी जगह है, प्रधान है कि यहाँ पे आप जो लोग कांच खाते हैं, वुड खाते हैं, तो हाँ, ऑलरेडी उसको ऑलरेडी एक पैथोलॉजी के हिसाब से देखा जा रहा है। बट तो दैट्स बट अगर हम इसको फिलोसफिकली देखना समझना चाहें कि वहां फिलोसफिकली हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस वोकिज्म, व्हाट इज द रूट, हाउ इट एस्टैब्लिश इटसेल्फ, व्हाट इज द नीड? सी रूट इसका ये है कि ये एक 200-250 साल के फिलोसॉफिकल मूवमेंट है जो फाइनली इसमें कल्मिनेट हुई बिकॉज ऑफ सम पिक्यूलियर कंटेम्पररी सिचुएशंस। इसकी शुरुआत होती है एक एज ओल्ड डिबेट से वेस्टर्न सिविलाइजेशन में बिटवीन मटेरियलिज्म एंड आइडियलिज्म। और जब मटेरियलिज्म और आइडियलिज्म की डिबेट चल रही थी तो इमैनुअल कांत ने उसका एक सिंथेसिस किया था। तो आइडियलिस्ट कहते थे कि एवरीथिंग इज जस्ट इन द माइंड, और मटेरियलिस्ट कहते थे कि माइंड, देयर इज नथिंग लाइक द माइंड बट जस्ट अ मटेरियल प्रोसेस। तो ये जो मटेरियलिज्म आइडियलिज्म की डिबेट थी, इसका सिंथेसिस किया था इमैनुअल कांत ने। अब कांत के सिंथेसिस में ये हुआ कि कांत के फिलोसोफाइजिंग के दो ऑब्जेक्टिव्स थे, बाकी सब अलग ऑब्जेक्टिव्स थे पर दो मेन थे, कि साइंस को कैसे बचाया जाए और रिलीजन को कैसे बचाया जाए। बिकॉज मटेरियल फिलोसोफर्स ने इतने अटैक किए थे साइंस और रिलीजन के ऊपर, और आइडियलिज्म में भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो गई थी कि साइंस को बचाना मुश्किल हो गया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूम ने कहा था कि वी नेवर ऑब्जर्व लॉज, वी ओनली ऑब्जर्व इवेंट्स। फ्रॉम बिहेवियर ऑफ सर्टन थिंग्स इन इवेंट्स वी इन्फर लॉज।
but there is no guarantee that the events will continue to behave in future as we have seen them till now. And therefore, every law is a perpetual hypothesis in fear of violation. So every law is only a working hypothesis. Applied application base. It's in perpetual danger of violation. Okay, to prove something, you have to prove it 1,000,000 times, but to disprove, only one disproving is enough. तो ह्यूम का ये कहना था कि जो साइंस है उसका कोई फर्म बेस नहीं है, बिकॉज इट्स ओनली a heuristic summary of events that we call a law. और अगर the concept of law is not founded on some strong foundation, तो science starts shaking. And similarly, the concept of religion also starts shaking. तो इसके लिए इमैनुअल कांत ने जो फिलोसोफाइजिंग की थी, that was to provide a firm foundation to science and religion. लेकिन उसका आयरन एक आउटकम ये आया कि दोनों बच तो गए, लेकिन साइंस का स्कोप लिमिट हो गया और रिलीजन का भी स्कोप एक्सट्रीमली लिमिट हो गया. और एक जो आइडिया था एनलाइटनमेंट का, रैशनलिज्म का, कि समडे वी विल हैव अ कंप्लीट थियरी ऑफ द यूनिवर्स और हमारा नॉलेज कंप्लीट होगा और एब्सोल्यूट होगा और इटर्नल होगा, वो एक हमेशा के लिए खत्म हो गई. बिकॉज कांत ने कहा कि वी कैन नेवर नो द थिंग इन इटसेल्फ, वी कैन ओनली नो एज इट अपीयर्स टू अस गिवन अवर एपरेटस ऑफ नोइंग. कि हमारी जो 5 सेंसेस है और उसको प्रोसेस, उसका डेटा प्रोसेस करने के लिए जो ब्रेन है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो अलाउ करती है वही हम प्रोसेस कर सकते हैं. तो अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एक सेंस है जो हमसे ज्यादा है, तो ही मे सी सर्टेन थिंग्स दैट वी डोंट सी. अगर उसके पास ब्रेन में ऐसी कैपेसिटी है जो कुछ सोच सकता है जो हम नहीं सोच सकते, तो वी कांट डू एनीथिंग. और यही आर्ग्यूमेंट आप ले जा सकते हो एड इन्फिनिटम, कि हो सकता है जो 6 सेंसेस वाले को नहीं दिखाई देता वो 7 वाले को दिखाई देता है, जो 7 वाले को नहीं दिखाई देता वो 70 वाले को दिखाई देता है. तो इसका तो कोई एंड नहीं है. मतलब देयर इज नो सर्टेनिटी कि व्हाट द थिंग इज इन इटसेल्फ. ऑल वी कैन सी से इज कि हाउ इट अपीयर्स टू अस. तो साइंस का स्कोप लिमिट हो गया और नॉलेज का स्कोप लिमिट हो गया. और एक रिलीजन के अंदर एक सब्जेक्टिविटी आ गई कि जब थीस्ट एंड द एथिस्ट both are equal in one sense. And this laid the foundation for later Nietzsche and existentialism. कि जब नीचे ने इसी चीज को, इस चीज का एक आउटकम ये आया कि there was an alienation between the subject and the object because there was no design which was connecting the two. हेगल ने उनको कनेक्ट किया by introducing the idea of absolute, कि both are working according to the plan of absolute. बट हेगल भी कांत की उस बात को नहीं तोड़ पाए कि द लिमिटेडनेस ऑफ नॉलेज एंड द लिमिटेड फाउंडेशन ऑफ फेथ. फर्म फाउंडेशन बट अ लिमिटेड स्कोप. तो उसमें से फिर वो नीचे का आउटकम आया कि गॉड इज डेड एंड मैन इज फ्री. कि एक ऑब्जेक्टिव नॉलेज, एक फर्म इटर्नल फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी दैट वेंट अवे एंड इट केम टू एन एग्जिस्टेंशियल थिंग कि व्हाट यू एंड आई डिसाइड इज अ वैल्यू. What you and I decide is a morality. There is no agency outside of us to provide a firm foundation for our morality and belief. तो वहां से एक जो सब्जेक्टिविटी की शुरुआत हुई वो डबल हो गई जब लिंग्विस्टिक फिलोसॉफी आई, जिसने कहा कि we think in terms of language and therefore limits of language can be limits of thought. And what is proven in language does not need actually a proof empirically. और इसी को फिर उन्होंने एक्सटेंड कर दिया स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर कि whenever we say something, it is ultimately deriving its sanctity from some structure which itself is axiomatically only a belief. There is no firm foundation for anything. जैसे विटजेस्टाइन ने कहा था, the justification of the most justified stands itself unjustified. कि अल्टीमेट जो फाउंडेशन है उसका कोई फाउंडेशन नहीं है, वो बिलीफ है.
तो अगर ये बात है तो फिर स्ट्रक्चरलिज्म रह नहीं सकता है। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आया कि अल्टीमेटली हर बात अगर कोई फ्रेमवर्क से डिराइव करती है अपनी सेंटिटी, और वो एंटिटी। उस फ्रेमवर्क का कोई इंटरनल फाउंडेशन नहीं है, तो फिर सब कुछ सब्जेक्टिव है। देन व्हाट इज रॉन्ग विथ माय बिलीफ वर्सेस योर बिलीफ? सो एक एनार्किक सब्जेक्टिविटी वहां से आई, और वहां से फिर हम्म। फाउंडेशन आया कि व्हाट आई फील इज इनफ। इट वाज द एक्सट्रीम ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। इट वाज अ सब्जेक्टिव एनार्की कि व्हाट आई बिलीव इज इनफ, आई डोंट नीड एनी प्रूफ outside of my belief, because the proof derives its sanctity from some axiom which itself has no foundation. So your belief in something with a proof is as good as my belief in something without a proof. ये जो एक एक्सट्रीम आ गया, वहां से वोकिज्म का फिलोसॉफिकल फाउंडेशन आया। और वी हैव लेस देन अ मिनट टू गो। उसका एक कल्चरल एस्पेक्ट भी है, विच आई विल एड इनटू इट, द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन। लेट्स टेक इट अप इन पार्ट 2। डेफिनेटली।